फाइनाइट लैडर लाइक सर्किट में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ कई कैपेसिटर है, डायग्राम चेक करिए। और इनके जो आप शेप देख रहे हैं, ये एक लैडर के जैसा दिख रहा है। अब इस लैडर के जैसे इनके जो वैल्यूज दिए गए हैं देखिएगा, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। और आपसे कह दिया जाता है कि ए और बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा, कैलकुलेट करिए। तो यहाँ पर यदि देखें कि सॉल्व करते वक्त जैसे यहाँ बैटरी होता, तो यदि बैटरी होता तो यहाँ Q चार्ज आता, इधर Q1 Q2 हो जाता, यहाँ Q3 Q4 हो जाता, यहाँ Q5 Q6 हो जाता, लेकिन यहाँ भी Q5 होता। तो ये जो बाद वाले दोनों हैं, ये दोनों आपस में किस में आ जाते, सीरीज में। तो 6 और 3 कितना हो जाता, 2। 2 1 के साथ कितना होता, 2 और 1 पैरेलल में हो जाते। तो सीढ़ी में एकदम एक तरफ से चढ़ना शुरू करो, ऊपर की तरफ, राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ। तो 6 और 3 हो गया 2, 2 और 1 हो गया 3, फिर से वही कहानी, 6 और 3 2। तो यदि आप करते चले आए तो आंसर कितना दिखने लगेगा, सी भी दिखने लगेगा 2 माइक्रोफेरेड। ये हो गया फाइनाइट लैडर लाइक सर्किट। कि पहले हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं, सीरीज। पहले हमने इन दोनों को देखा सीरीज में, जब ये सीरीज दिख गए तो फिर हमने उनको इनके साथ देखा पैरेलल में। फिर जब ये पैरेलल वाला इकट्ठा होके 6 और 3 2, 2 और 1 3 हो गया, तो उसको फिर 6 के साथ हमने क्या देखा, सीरीज में। तो ऐसे हम बढ़ते चले आ रहे हैं और होते होते इस लेफ्ट साइड तक चले आए और आंसर आ गया है 2 माइक्रोफेरेड। ये जैसे आपने देखा फाइनाइट लैडर, वैसे ही इस तरह से एक क्वेश्चन आप समझिए, इनफाइनाइट लैडर लाइक सर्किट। अब इनफाइनाइट लैडर लाइक सर्किट के लिए कैसे काम करेंगे, तो इनफाइनाइट लैडर की सर्किट के लिए यहां देखिए, ये हम लोग जब बात करते हैं कि ऐसे ये चलता चला जा रहा है टू इनफाइनाइट, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ये ए और ये बी। इस एग्जांपल में आपसे कहा जाता है कि बताएं कि ए बी के अक्रॉस कितना होगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप एक इवेंट सोचिए। मान लो ये सीढ़ी है, लैडर है और आपके घर के बाहर रखा हुआ है। सोचो, बहुत लंबी सीढ़ी, स्टेप्स तो इनफाइनाइट स्टेप्स। अब क्या होता है, एक चोर आता है और आपके घर के बाहर रखे उस सीढ़ी के
नीचे वाला एक सेक्शन कट करके अलग लेके चला जाता है और बाकी सीढ़ी घर के बाहर छोड़ देता है। तो आपको क्या सुबह उठ के देखने पर पता चलेगा कि एक स्टेप गायब है? नो सर। इनफाइनाइट स्टेप वाला सीढ़ी है, नीचे से एक स्टेप काट के लेके चला भी गया चोर तो आपको तो पता चलना नहीं है। आपकी सीढ़ी जैसे पहले थी वैसे अभी है। इसका मतलब ये हो गया, ये जो चोर ले गया था वो बड़ा अनेक चोर था, उसको जो काम था वो ठीक और फिर वापस लाके आपके घर के बाहर छोड़ गया। वो जो काट करके ले गया था वो स्टेप्स ये, और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो काट के ले गया चोर, और उसके बाद वाला हम देख लेते हैं। उसके बाद वाला कहानी हमारे सामने है और यहाँ हम देख रहे हैं ये ए डैश बी डैश जो आपके घर के बाहर रखा हुआ था, और आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ ये इनफाइनाइट तक वाला जो आपके घर के बाहर में रखा हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब जमाना बदल गया है, आपके सीढ़ी का जब ये टुकड़ा आपको मिला तो आपने फेविकोल मंगवाया और फेविकोल मंगवा के इन दोनों को चिपका दिया, जो टुकड़ा कटा हुआ था वापस ऐड कर दिया। तो वापस ऐड करने से पहले एक काम करो, यहाँ इस पॉइंट पे गौर करो सॉल्व करते समय, ड्यू टू सिमेट्री, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ऐसे देखो, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री if CAB effective capacitance across AB is X, then ये जो A डैश B डैश वाला घर के बाहर सुबह सुबह आपको नया टुकड़ा मिला था जो पता भी नहीं चला पुराने से अलग है, उसका भी इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा? X। अब आप क्या करते हो, जब फेविकोल मंगवा के इन दोनों टुकड़ों को ऐड करते हो, इन दोनों टुकड़ों को ऐड करते वक्त यहां देखना क्या करते हैं, एक टुकड़ा तो पहले से था आपके पास, ये ए और बी के बीच जो चोर वापस ला के रख गया आपके घर के पास, और दूसरा टुकड़ा जो है वो ए डैश बी डैश के बीच। तो अब पूरा सीढ़ी क्यों बना के लगाते हो, ए डैश बी डैश के बीच एक्स लगा दो, ये 1 ये 2 और वो पीछे से आया जुड़ गया है एक्स। तो आपने क्या किया कि जो सीढ़ी का एक टुकड़ा हटा था उसको अटैच किया है घर के बाहर रखे सीढ़ी से, वो उसका पूरा वैल्यू एक्स है तो एक्स को अटैच कर दो ना ए डैश बी डैश। और अब एक इफेक्टिव कैपेसिटेंस इस सर्किट का लिखो, जो ग्रीन कलर का सर्किट आपके सामने, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कैसे लिखोगे आप? तो वो इफेक्टिव कैपेसिटेंस लिखते वक्त आप क्या लिखने वाले हैं कि सी ए बी इक्वल्स टू 1 इंटू 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि 2 प्लस एक्स तो हो गया पैरेलल में, और वो 1 के साथ 2 और x हो गया पैरेलल में, तो 2 प्लस एक्स, और 1 के साथ वो आ रहा है सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाला कहानी। और ये जो CAB है ये CAB को किसके बराबर लिखने वाले हो? तो CAB को हटाओ और उसके बदले क्या लिख दो? x। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया ये x का क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता दिख रहा है? सॉल्व कर लो, पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारा आंसर है। तो ये जो तरीका है इसमें हमने क्या किया, इस जो एक टुकड़ा अलग करेंगे वो इस तरह से अलग करेंगे कि वो पुराना और जो नया बचा हुआ बड़ा टुकड़ा है वो एक जैसा दिखे। तो वो कट करते वक्त थोड़ा सा अकल लगाना कि कहां से कट करें जिससे ऐसा हमें सिस्टम मिल पाएगा, क्योंकि ये जो सिमेट्री आप यूज नहीं करेंगे तो ये इनफाइनाइट सर्किट वाला जो काम है नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। ये x का क्या इक्वेशन निकल आएगा सॉल्व करके रिजल्ट? CAB का हमने वैल्यू लिखा और फिर ये इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया है? यहाँ x का वैल्यू आ गया है, क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करने पे √3 - 1 माइक्रोफैराड।
यदि ये पॉइंट यहां तक आप आ गए तो चेक करिए मिरर इमेज लाइक सिमेट्री, मिरर इमेज लाइक सिमेट्री। तो मिरर इमेज लाइक सिमेट्री को हम दो केसेस में देखते हैं। केस 1, परपेंडिकुलर मिरर इमेज सिमेट्री। अब ये मिरर इमेज लाइक सिमेट्री में ध्यान से देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें पहले ये सोचना है कि यहाँ मिरर इमेज लाइक सिमेट्री मौजूद है या नहीं, और वो भी परपेंडिकुलर टू ए बी। यहां देखिए ये है 12 माइक्रोफेरेड, 12 माइक्रोफेरेड। ये है 6 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। तो पहले तो ये सोचो कि क्या यहाँ जो डाटा दिया गया है उसके आधार पे क्या यहाँ सिमेट्री है। हमें बताना है इस एग्जांपल में कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए और बी के बीच कितना होगा। तो यदि यहाँ हम सिमेट्री को सोचने की कोशिश करें तो देखिए क्या यहाँ एक मिरर जैसा कुछ बन जाएगा जो ए बी के परपेंडिकुलर है। और देखो मिरर की क्या खासियत होती है कि सामने यदि आप खड़े हैं तो इमेज आपका होगा। ऐसा थोड़े ना होगा कि आप खड़े हुए मिरर के सामने और पीछे सुमो पहलवान दिख रहा है। तो यहाँ देखो 12 माइक्रोफेरेड के सामने 12 माइक्रोफेरेड। और प्लेन मिरर की एक खासियत होती है कि जितने आगे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही पीछे इमेज होगा। तो ये 12 माइक्रोफेरेड अमिताभ बच्चन है तो उसका इमेज भी देखो ना, अमिताभ बच्चन 12 माइक्रोफेरेड। ये 3 माइक्रोफेरेड शाहरुख खान, तो उधर देखो 3 माइक्रोफेरेड शाहरुख खान। ये 4 माइक्रोफेरेड कैटरीना कैफ, तो उधर भी देखो 4 माइक्रोफेरेड। आप वहां 6 माइक्रोफेरेड देख रहे हैं, वो खुद का इमेज है क्योंकि मिरर पे है। तो अब आपको ये सिमेट्री मौजूद दिख रहा है। अब इस सिमेट्री की हम यूज किस तरह से कर सकते हैं सर्किट सॉल्व करने में। तो सोचिए यदि यहां पर सॉल्व करते वक्त, यदि यहां पर हमने सॉल्व करते वक्त बैटरी अटैच होके चार्ज के बारे में सोचा, तो चार्ज के बारे में सोचा तो याद करो ना कि जो मिरर इमेज है कैपेसिटर्स, उनके जो चार्ज होंगे वो भी मिरर इमेज होंगे। तो यदि यहाँ पर हम कहते हैं Q1 तो यहाँ भी होगा Q1, यहाँ कहते हैं Q2 तो यहाँ भी होगा Q2, यहाँ कहते हैं Q3 तो यहाँ भी होगा Q3, यहाँ कहते हैं Q4, तो बस वो खुद के खुद का इमेज। अब इस बात पे गौर करिए कि Q3 वाला जो चार्ज है वो चल करके गया है उस 12 वाला, फिर 12 वाले पे। वो नीचे जो जुड़ा हुआ है उस जुड़े होने का वहां कोई फायदा हमें नहीं दिख रहा, वो अलग इधर से इधर जाता दिख रहा है। देखिए Q3 वाला, Q3 वाला, प्लस Q3 माइनस Q3 प्लस Q3 माइनस Q3, और इधर वाला प्लस Q1 माइनस Q1, नीचे देखिएगा प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1। तो नीचे वाले और ऊपर वाले को यहाँ जुड़ा देखने पर जुड़ा होने का कोई फायदा मिल नहीं रहा। तो वहां से उसे आप क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त ये मान लेते हैं कि ये यहाँ कोई जुड़ा उड़ा नहीं है, ये अलग ऐसे है सर्किट। यदि आपने इसको ऐसे अलग कर दिया सर्किट, यदि आपने इस सर्किट को अलग कर दिया, बस आपका काम हो गया।
कैसे कहेंगे कि आपका काम हो गया? तो 12 और 12 को आपस में क्या कह देंगे आप? क्यों सीरीज में कहेंगे? क्योंकि सेम चार्ज उन पे जा रही है, या एक ही तरह से Q3 इस पे, Q3 इस पे, और वो कुछ थोड़ा भी चार्ज ना नीचे गया ज्वाइंट में, ना ही नीचे से ऊपर आया। सर आप कैसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हो? तो यहाँ देखिए प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, तो यहाँ इस ज्वाइंट पे कोई चार्ज ऊपर से तो नीचे आया नहीं। Q1 माइनस Q1 और प्लस Q1 जीरो, वो ज्वाइंट के अगल बगल। तो ज्वाइंट का वहां होना और ना होना एक जैसा है। तो परपेंडिकुलर मिरर की क्या कंडीशन ध्यान रखिएगा कि जो इक्वी डिस्टेंस कैपेसिटर होंगे उनके चार्ज भी इक्वल होंगे। और इससे आपको एक जो जंक्शन है उसे खत्म करने का मौका मिल गया। और जब ये मिल गया तो 12 और 12 आपस में क्या हो जाएंगे? 6 और 6 आपस में क्या हो गए? 12 और ये 3 और 3 वो हो जाए 1.5, और 1.5 और 12, तो उनको अलग इकट्ठा कर लो। यदि मैं इसमें ये 12 और 12 6 करके 6 और उस तरफ 6 दिया हुआ है उस तरफ, ठीक, तो वो आप अब ऊपर वाला अलग कैलकुलेट कर लें, ये टुकड़ा अलग और नीचे ये टुकड़ा अलग, अब फिर उनका इफेक्टिव ले लें। जैसे ऊपर वाले टुकड़े के लिए मैं ऐसा करूं, एक काम करता हूं, 12 है ना, यहां मैं ये 6 12 12 6 6 6 12 और 12 एंड 3, तो ऊपर वाले टुकड़े का देखते हैं। ऊपर वाले टुकड़े के लिए देखते हैं 1/c इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12, तो ये हो जाएगा 9/12, 3/4 1/c, तो c हो जाएगा 4/3। और नीचे देखिए 4 और 4 कितना हो गया? 2, तो ये 4 और 4 2, तो a और b के बीच ऊपर एक आ गया 4/3 और नीचे आप देख रहे हैं 2, वो 4 और 4 हो गया 2, और ये आपस में हो गए पैरेलल, तो CAB यहां से हमें दिखने लगा 2 प्लस 4/3 10/3 माइक्रोफेरेड। तो आप यदि इसमें लूप रूल खेलते, आप इसमें ये करते वो करते, कुछ नहीं, ये यदि सिमेट्री है तो फिर आप ऐसे बढ़ेंगे आगे। और सर यदि यहाँ 3 के बदले एक कैपेसिटर को मैं 30 कर देता तब, तो फिर इस क्वेश्चन को छोड़ दो। सर मैं क्यों छोड़ दूं, IIT का बच्चा हूं। अरे भाई, आधे घंटे में एक क्वेश्चन बनाने से अच्छा है कि आधे मिनट में बाकी किसी दूसरे क्वेश्चन को ढूंढे। तो आप कभी भी ऐसे किसी क्वेश्चन में फालतू के टाइम वेस्ट ना करो जहां पता है कि कुछ मिस कर गया। मतलब एक जो जनरल पैटर्न है उससे अलग हट गया, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको 2 से 3 मिनट दिया गया है। यदि आपको 30 मिनट दिया जाए, आपके एग्जाम में 3 घंटे में केवल ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि 3 घंटे में केवल 6 क्वेश्चन कर ले, तो फिर मजे से करो, क्योंकि आपके पास टाइम है। खूब लूप रूल बनाओ, खूब जंक्शन रूल बनाओ, 6 इक्वेशन बनाओ, आराम से सॉल्व करो, आधे घंटे में आंसर आ ही जाएगा। तो आप ऐसा एग्जाम जिस कभी समय में हुआ करता था, उस समय क्वेश्चन कम रहते थे जिसमें आप खूब टाइम ले, लेकिन जब आप कंप्यूटर के टाइम पर आ गए, क्यों, उसके कारण एक ये भी हुआ कि अब जब लॉन्ग आंसर टाइप पेपर होगा तो उसको सॉल्व करने, उसको चेक करने के लिए भी तो एग्जामिनर चाहिए, और एग्जामिनर भी उस लेवल का चाहिए जिसको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद को भी समझ में आए। अब सोचो IIT जैसे एग्जाम का यदि कॉपी चेकिंग के लिए 1 लाख फैकल्टी चाहिए होगा, क्योंकि बच्चे 12 लाख बैठ गए हैं, या फिर 100 फैकल्टी चेक करेगा, तो फिर 2 साल बाद रिजल्ट आएगा। तो आप इस बात को समझिए कि नीड थी कि ऑब्जेक्टिव पेपर हो जिसमें कंप्यूटर अकल लगाए, टीचर ना ढूंढना पड़े। नहीं तो IIT के लिए ये एक और समस्या हो जाती कि ये जो IIT ने पेपर बनाया, पहले तो टीचर को समझाए जो कॉपी चेक करने वाले हैं, क्योंकि वो तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में कोई फिक्स तो होगा नहीं, लैंग्वेज तो सब अपने हिसाब से लिखेंगे। तो फिर उस टीचर को बनाने में ही IIT का जो है वो सर चकरा जाता। तो उसने व्यवस्था की लॉन्ग आंसर टाइप खत्म, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कंप्यूटर चेक करेगा, कंप्यूटर को एक बार समझाया जाता है, बाकी वो लाखों कॉपी चेक कर देगा। तो
तैयार रहिए कि 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट, यदि 4 मिनट से ज्यादा आपके टाइम लग रहे हैं माने कि आप गलत ट्रैक पे हैं, या तो क्वेश्चन गलत ट्रैक पे है या आप गलत ट्रैक पे हैं, तो बहुत ज्यादा एफर्ट। हाँ, एडवांस में क्या होता है कि क्वेश्चंस पैराग्राफ मान लो है, या क्वेश्चन में कॉलम मैथ यदि है, तो एक ही क्वेश्चन में ज्यादा नंबर इन्वॉल्व है, कई पार्ट है, तो उसमें सोचने के लिए आपके पास टाइम भी निकल के ज्यादा चला आता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन के जो आप एक एक पार्ट के क्वेश्चन के दो मान लो 2-2 मिनट है, तो 5 पार्ट है तो 10 मिनट आपके पास होगा, तो 10 मिनट में आप काम कर सकते हैं आराम से। तो वहां थोड़ा सा लेंथ में आपको थोड़ा डिटेल जाना पड़ सकता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं करेगा कि 40 मिनट वाला दे दिया, कानून तो है नहीं, क्वेश्चन कितना भी लेंथी क्रिएट किया जा सकता है। तो 30 वाला यदि है तो छोड़ देंगे, सिमेट्री यदि खत्म हो गया है तो ज्यादा पंगे नहीं लेना। तो ये मिरर इमेज लाइक सिमेट्री था, उसमें केस 1 था, और उसमें भी हमने क्या कहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस। वेट कर लो, अब इसी जगह एक पॉइंट और देखना, इसी जगह एक पॉइंट और देखना, मिरर इमेज लाइक सिमेट्री में केस 2, पैरेलल मिरर। अब ये पैरेलल मिरर का क्या सेंस है, तो पैरेलल मिरर का क्या सेंस है, इनके लिए देखिए कि आपके सामने सर्किट दे दिया जा रहा है इस तरह के, ये भी ए 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 7 माइक्रोफेरेड, 13 माइक्रोफेरेड, 29 माइक्रोफेरेड। अब यहां गौर करिए कि क्या कोई मिरर यहां भी है, और पहले परपेंडिकुलर मन में आएगा, तो परपेंडिकुलर वाला कहानी नहीं लग रहा, लेफ्ट राइट सिमेट्री तो नहीं है, ईबी के परपेंडिकुलर यदि हम देखें, तो इस केस में भी आपसे कहा ये गया है इस एग्जांपल में कि ए और बी के क्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ। अब इनमें हम देख रहे हैं, पहले मिरर ढूंढते हैं, तो क्या मिरर है या नहीं, तो ए बी से जाने वाला एक डॉट करके लाइन बना दो, ये जो ब्लैक लाइन आपने बनाया यही मिरर जैसा बिहेव कर रहा होगा, क्यों कि इसके ऊपर 1 है, नीचे भी 1, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3 सर, और 7 का इमेज भाई वो खुद मिरर पे लेटा हुआ है, तो 7 का इमेज 7, 13 का इमेज 13, 29 माइक्रोफैराड वाला का इमेज 29 माइक्रोफैराड, वो खुद मिरर पे लेटा है, 4 माइक्रोफैराड का इमेज 4 माइक्रोफैराड, जितना डिस्टेंस ऊपर वो 4 है उतना ही डिस्टेंस नीचे 4 है। यदि ये सिमेट्री दिख रहा है तो यहां आपको क्या सोचना है वो मैं बोल रहा हूं। होता क्या है कि यदि ए पॉइंट पे चार्ज आएगा क्यू, तो बराबर 2 भागों में बट जाएगा, Q/2 ऊपर चला जाएगा और Q/2 नीचे, क्योंकि दोनों जो ऊपर वाला रास्ता है और नीचे वाला रास्ता है सिमेट्रिकल है। अब ऊपर यदि Q/2 चला गया तो यहां पर ए पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, तो यहां पर यदि मैं एक पॉइंट कह देता हूं MN, तो M का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, VA से कुछ कम, तो VA से जितना कम M का पोटेंशियल होगा VA से उतना ही कम N का पोटेंशियल होगा, क्योंकि VA माइनस क्यू बाई सी, VA माइनस क्यू बाई सी से ये M और N के पोटेंशियल को आप देख सकते हैं,
अब यदि ये एक जैसे पोटेंशियल है तो यहाँ पर उसी तरह यदि बात करेंगे m डैश और n डैश का, ड्यू टू सिमेट्री एक जैसा पोटेंशियल होगा, क्योंकि यदि m और n एक जैसे पोटेंशियल पे हैं तो m और n के बीच में कोई चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब वो कहाँ गया होगा चार्ज, ये 1 के बाद 2 पे, तो 2 के बाद भी वही सिमेट्री आ जाएगा, m डैश और n डैश पे एक जैसा। और उसी तरह m डबल डैश और n डबल डैश पे भी एक जैसा पोटेंशियल होगा। चलो आपको नहीं दिख रहा, एक काम करते हैं, इधर से मैंने आता देखा 2q, सर 2q क्यों, अरे यार सिमेट्रिकल है यार, तो ऊपर गया q और नीचे भी गया q, ये प्लस q माइनस q प्लस q माइनस q। अब यहाँ m पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, तो m पे पोटेंशियल कैसे लिखोगे आप, तो va से कुछ कम होगा, कितना कम होगा, q/1। और यहाँ पर n का पोटेंशियल कैसे लिखोगे आप, va से कम होगा, कितना, q/1। तो इस पे एक जैसा पोटेंशियल हुआ या अलग पोटेंशियल हुआ। तो अब ये जो है कैपेसिटर, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये वही चार्ज फिर आगे कहाँ देख रहे हो आप, प्लस q माइनस q प्लस q माइनस q, तो यहाँ m और n डैश पे भी एक जैसा पोटेंशियल हो जाएगा, m डैश n डैश। उसी तरह vm डबल डैश vn डबल डैश, तो ये भी आप गायब होता देखोगे, ये भी आप गायब होता देखोगे। तो यहां से एक कंसेप्ट आपको सीखना है। कंसेप्ट क्या सीखना है, कंसेप्ट ये सीखना है, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द parallel mirror, assumed parallel mirror, assumed parallel mirror, equidistant point from the assumed parallel mirror in the circuit will be at same potential. Equidistant points, equidistant वो परपेंडिकुलरली इक्विडिस्टेंस, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो इक्विडिस्टेंस लेंथ वाइज मत देखिएगा, परपेंडिकुलरली इक्विडिस्टेंट पॉइंट जो होगा वो सेम पोटेंशियल पे होगा। जैसे आपने देखा m और n को, m डैश और n डैश को, या m डबल डैश n डबल डैश को, तो ये सारे जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट दिख रहे हैं, ये सारे इक्विडिस्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे। यदि वो सेम पोटेंशियल पे होगा तो आपके पास ये आसान सा एक पॉइंट हो गया कि या तो इसको आप फोल्ड कर दो, या तो इसको आप फोल्ड कर दो। फोल्ड करने का मतलब होता है m और n को एक जगह ज्वाइन कर देना, क्यों, क्योंकि एक जैसे पोटेंशियल पे है। तो यदि m और n को एक जगह जोड़ दोगे तो ये जो ऊपर वाला 1 है और नीचे वाला 1 है पैरेलल में हो जाएंगे। उसी तरह यदि n डैश और m डैश को फिर एक जगह जोड़ दोगे तो वो 2 और 2 भी पैरेलल में हो जाएंगे। यदि n डबल डैश m डबल डैश को जोड़ दोगे तो ऐसे केसेस में हम ये फोल्ड करने का काम कर सकते हैं। सर्किट को बीच से जैसे कागज को आप मोड़ते हो वैसे मोड़ दो और वो इक्विडिस्टेंस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक दूसरे से, तो सर्किट का एक नया फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। या तो ये करो, और नहीं फोल्ड करने का मन करे तो बीच वाले जो हैं इक्विडिस्टेंट पॉइंट के बीच में जो कैपेसिटर्स आपके दिख रहे हैं उनको क्या कर दो, गायब कर दो, क्योंकि उसपे कोई चार्ज नहीं आया होगा। तो अब यदि मैं उनके बीच वाले को गायब कर रहा हूं तो नया डायग्राम कैसा दिख जाएगा आपको, तो नया डायग्राम जो आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिख जाएगा। नया डायग्राम कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको। यदि आपने नए डायग्राम में बात कर ली ये ए ये बी, और अब आप 1 2 3 4 1 2 3 4 की बात करते हैं, तो केवल एक टुकड़े को मैं लेता हूं, तो 1/c इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इनके लिए देखिए कुछ आ जाए तो 12, ये 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, 12/25 आएगा सी। 12/20, c इक्वल्स टू 12/25। अच्छा अब ऐसे दो आ जाएंगे,
तो CAB कितना हो जाएगा? तो CAB हो जाएगा 12/25 प्लस 12/25। तो ये हमारे पास आ गया, CAB हो जाएगा 24/25 माइक्रोफेरेड। तो आपको यदि ये सिमेट्री वाला आइडिया थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है तो अपना देखिए काम कितना आसान हो जाता है। यहाँ लेकिन मिरर कौन सा था? पैरेलल। और ये फोल्ड करना या उन कैपेसिटर को हटा देना जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। दो आइडिया फिर से मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं। यदि आप पैरेलल मिरर सिमेट्री को फॉलो कर रहे होंगे तो जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है उनको या तो सुपर इम्पोज कर दो, जोड़ दो एक दूसरे से, मतलब सर्किट को फोल्ड कर दो, एक आइडिया। और नहीं तो ऐसे कैपेसिटर जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिख रहे हैं उन्हें सर्किट से हटा दो। तो ये CAB आपके पास आ गया है। इसी के एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए जिसमें मैंने आपसे जो कहा फोल्ड कर दो, वो आइडिया थोड़ा सा शायद दिख जाए आपको। यहां चेक करिएगा, इस एग्जाम्पल में आपसे कहा जा रहा है A और B के क्रॉस इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा पता करिए। और खास बात यह है कि इसमें कोई सिमेट्री आपको मिल सकता है। तो परपेंडिकुलर सिमेट्री है या नहीं पहले ये बताइए। तो कोशिश करिएगा परपेंडिकुलर को प्रायोरिटी दें क्योंकि वो अलग, और फिर पैरेलल पे आए। अब यहां पर क्या कोई सिमेट्री है, परपेंडिकुलर या पैरेलल? पैरेलल। तो ये लाइन देखिए, यहां पर हमने मिरर एज्यूम कर लिया, ब्लैक वाला लाइन एक इमेजिनरी लाइन, ये प्लेन मिरर। और देखिए इससे 1 माइक्रोफेरेड ऊपर वाला जितना दूर है उतना ही दूर है नीचे वाला 1 माइक्रोफेरेड। जितना ऊपर 7 है उतना ही 7, जितना ऊपर ये 3 है उतना ही नीचे 3। और 2 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड खुद मिरर पे लेटा है तो उसका इमेज वो खुद है। अब यदि यहां हम बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो इक्विडिस्टेंट है, तो जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है तो उसमें तो ये आपको दिख ही गया होगा M और N। तो यदि इक्विडिस्टेंट पॉइंट है तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। कंसेप्ट जो सॉल्व करते वक्त यूज कर रहे हैं, पैरेलल मिरर। इन केस ऑफ पैरेलल मिरर सिमेट्री, इक्विडिस्टेंट पॉइंट हैव सेम पोटेंशियल। और यदि ऐसा है तो VM और VN क्या हो गए? एक जैसे। तो हम यदि इस सर्किट को फोल्ड कर दें, M और N को एक जगह ला दें, M को ज्वाइन कर दें N के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अपने सामने एक नया चित्र बन जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा,
नीचे वाला 1 और ऊपर वाला 1 आपस में पैरेलल में चले आएंगे। नीचे वाला 3 ऊपर वाला 3 पैरेलल में चले आएंगे। नीचे वाला 7 ऊपर वाला 7 पैरेलल में चले आएंगे। क्यों चले आएंगे? क्योंकि उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप दो में से एक एक को हटाते गए, तो एक एक को या तो फोल्ड कर दिया, वो सोचा आपने, तो सॉल्व करते वक्त देखिए एक नया डायग्राम। यहां आपने m और n इकट्ठा कर दिया, तो यहां आपने जब m और n इकट्ठा कर दिया तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपने m और n जब इकट्ठा किया तो देखिए दो कैपेसिटर इसके बीच में दिखने लगे, और दो कैपेसिटर यहां दिखने लगे, ये 7 वाला भी। आप या तो ये डायग्राम बनाएं और आपको लगे कि नहीं ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो मत बनाएं। तो क्या करें कि दो दो कैपेसिटर जो पैरेलल में आपने पहले डिसाइड किया, उनमें से एक एक को गायब कर दें, एक एक को गायब कर दें और उनका पैरेलल वाला वैल्यू रखें। 1 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 माइक्रोफैराड। उस तरफ देखिएगा दूसरा वाला हो जाएगा 3 + 3 6 माइक्रोफैराड। और नीचे आप देखते हैं 7 + 7 14 माइक्रोफैराड। और ये इधर आप चेक करिए, यहाँ पर कितना था, ये ओ वाला पॉइंट, और ये है 2 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड। अब कितने दिखने लगे? कितने दिखने लगे? अब दिखने लगे हमें 5। 5 कैपेसिटर आते ही घंटी बजनी चाहिए दिमाग में। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। नाउ think about balanced Wheatstone bridge. Balanced Wheatstone bridge. अब यदि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, और यदि ये गायब हो गया तो उधर 2 और 6 है और नीचे 2 और 6 है, तो ऊपर वाला 2 और 6 सीरीज में, तो वो कितना हो जाएगा? तो ये हो गया ऊपर वाला 2 और 6 जो देखेंगे, ये हो जाएगा 2 × 6/2 + 6, तो ये हो जाएगा 12/8। 12/8 that is 12/8 that is 3/2। अब 3/2 ऊपर जैसे आया वैसे नीचे वाला जो टुकड़ा है ये भी आ जाएगा, नीचे वाला टुकड़ा भी आ जाएगा 3/2। अब ये 3/2 और 3/2 आपस में किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो जब हम बात करेंगे CAB के लिए तो ये हो जाएगा 3/2 + 3/2 दैट इज 3 माइक्रोफैराड। तो क्या लगता है कि 10 लाख जो बच्चे, 12 लाख जो बच्चे एग्जाम देते हैं सब बना के चले आएंगे? तो जो बना के चले आते हैं मतलब उनको पता है सिमेट्री का आइडिया। यदि वो लूप रूल, जंक्शन रूल गए, मतलब वो ट्रैक जो घूम के कभी दिल्ली पहुंचेगी, है बगल में फरीदाबाद में बैठे हुए। तो इसका मतलब है कि आपको यदि ट्रिक पॉइंट्स वो पता है तो एग्जामिनर को पता है, आपको भी पता है, एग्जामिनर क्या कर लेगा? आपको डराने के लिए बड़ा सर्किट देगा, और जितना बड़ा सर्किट दे रहा है ना वो उतना आसान क्वेश्चन होगा, क्योंकि कोई ट्रिक वहां जरूर है, ये ध्यान रखना। ज्यादा बड़ा सर्किट दे रहा है मतलब एग्जामिनर ने कुछ शॉर्टकट तो पहले अपने लिए ढूंढा होगा ना, आप भी वही ढूंढ लो, काम खत्म। क्योंकि पता है कि एग्जामिनर को पैसा तभी मिला होगा पेपर बनाने का जब उसने सॉल्यूशन भी बनाया होगा, तो उससे पहले पैसे नहीं मिलते पेपर बनाने के। तो इसका मतलब है उसको पता है कोई ट्रिक, तो आपको भी पता है, आप उससे कम थोड़े ना। तो ये कहानी थी मिरर इमेज वाले सिमेट्री।